कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी गंभीर अभ्यर्थियों से मेरा आज एक सीधा सा सवाल है। आपने मारवाड़ के चंद्रसेन को कई बार पढ़ा होगा, भूला बिसरा राजकुमार भी बहुत बार आपने रटा होगा, लेकिन क्या आप पूरे भरोसे के साथ बता सकते हैं कि मारवाड़ के इतिहास को बदलने वाला लोहट का युद्ध किस वर्ष और किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये तो है मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि वह पहला इतिहासकार कौन था जिसने सबसे पहले चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? अगर इन दोनों प्रश्नों पर आपका दिमाग थोड़ा सा भी घुमाए तो यकीन मानिए आज की ये महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना आपका एक सेकंड भी खराब किए सीधे चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर जांचिएगा और ये क्लास के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पुत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार मालदेव के संदर्भ में जो उनके पुत्र थे उनके संदर्भ में जो बातें दी है हमें बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला कथन क्या है। सबसे पहला कथन है कि मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र रामराज या राम था जिसने, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा इसको एक मिनट, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा समय चाहूँगा। हाँ दोस्तों, अब ठीक है। सबसे पहला कि मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? राम। राम जिसने अपने पिता की हत्या करने का प्रयास किया, यानी जिस तरह मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या का प्रयास किया उसी प्रकार मालदेव की हत्या का प्रयास उसके बड़े पुत्र राम ने किया था। किस ग्रंथ के अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। दूसरा कथन है कि मालदेव के दूसरा पुत्र कौन है? उदय सिंह। तथा तीसरे पुत्र चंद्रसेन का जन्म झाला रानी स्वरूप दे के गर्भ से हुआ था। यानी मालदेव के उदय सिंह और चंद्रसेन का जन्म उनकी रानी स्वरूप दे के गर्भ से हुआ था। और लास्ट कथन है, झाली रानी स्वरूप दी की नाराजगी के कारण उदय सिंह को वलीहद का वलीहद का दूसरा नाम क्या होता है? उत्तराधिकारी बनाया गया था। अब हमें सत्य कथन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग हिला दिया होगा इस क्वेश्चन ने कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आरपीएससी आजकल इसी पैटर्न पर प्रश्न बनाती है। तो सबसे पहला जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र राम था जिसने अपने पिता की हत्या का प्रयास किया था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन, मालदेव के जो दूसरे पुत्र थे उदय सिंह और तीसरे पुत्र चंद्रसेन ये स्वरूप दे के गर्भ से हुए थे, जी बिल्कुल, ये कथन भी सही है। लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। अब क्यों है कथन सही नहीं, गलत क्यों है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मूल कारण ये है कि जो स्वरूप दे थी ये उदय सिंह से नाराज थी, इसलिए उदय सिंह को इन्होंने उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया था, इसको निकाल दिया था। उदय सिंह को तो निकाला गया था ना कि उत्तराधिकारी बनाया गया था, और अपने सबसे छोटे पुत्र जो चंद्रसेन थे उसको उत्तराधिकारी बनाया था। तो ये दूसरा कथन गलत है। यहाँ उत्तराधिकारी उदय सिंह को नहीं, चंद्रसेन को बनाया था। अब आगे अगला देखिए, राव चंद्रसेन के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। राव चंद्रसेन, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। गद्दी पर कब बैठे? 31 दिसंबर 1562 को। मालदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी पहले ही बता दिया था इनको कि राव चंद्रसेन ही उत्तराधिकारी है, यही आगे राजा बनेंगे। तो मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे 31 दिसंबर 1562 को। और चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1581 को। कहाँ पर? संचियाप में। और पिता का नाम मालदेव है ही, माता का नाम स्वरूप दे। और मालदेव के काल में चंद्रसेन को कौन सी जागीरें मिली थी? बिसलपुर और सिवाना की इनको जागीरें मिली थी। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि संघर्ष के दौरान जो चंद्रसेन थे, जैसे सिवाना गए फिर सहारण गए, तो ये क्रम से आता है कि बताइए कि इनका क्रम से बताइए कि कहाँ कहाँ ये गए थे। तो वो क्रम भी मैं आगे बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा इतनी ज़बरदस्त कि उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, सीधा देखते क्वेश्चन हल कर जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम बीच में ट्रिक वो अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन कि राव मालदेव ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद
उदय सिंह को कहाँ की जागीर प्रदान की। देखिए ये तो हम देख ही लिए कि उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया था। उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया गया था चंद्रसेन को। चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित क्यों किया गया? क्योंकि बड़ा पुत्र तो था राम, वो पिता को मारना चाहता था, उसको तो भगा दिया गया। उदय सिंह से जो स्वरूपदेव थी वो नाराज थी, इसलिए उनको गद्दी से उनको हटा दिया गया। पीछे कौन बचा? चंद्रसेन, इसलिए उत्तराधिकारी चंद्रसेन बन गए। अब मालदेव ने उदय सिंह को एक जागीर प्रदान की थी, तो वो कौन सी थी? क्या सोजात की थी, या लांगगढ़ की थी, या फिर फलोदी की, या दुनाडी की? तो वो जागीर थी फलोदी की जागीर प्रदान है की थी। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से प्रश्न बनाए हैं, तो आपको निश्चिंत होकर इन प्रश्नों को अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ये नहीं देखना है कि कहीं कोई गलत तथ्य नहीं दे दे। जी बिल्कुल नहीं, ये ऑथेंटिक बुक से ही है। राजस्थान की वीर योद्धा नाम की ऑथेंटिक बुक चलती है, उस बुक से सारा मैटर उठाया, तो बहुत ज़बरदस्त मैटर है उसमें, आप देखोगे। उसके बाद आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसके आंसर दीजिए। सबसे पहला कथन क्या है कि राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात चंद्रसेन को जोधपुर की गद्दी पर बैठाया था। क्या ये कथन सही है? जी बिल्कुल, ये हमने देख ही लिया अभी, ये कथन सही है। दूसरा कथन देखें तो चंद्रसेन के गद्दी पर बैठते ही उसके भाइयों में कैसा संघर्ष प्रारंभ हो गया? उत्तराधिकारी, क्योंकि कई सरदारों ने और चंद्रसेन के अन्य भाइयों को उसकी गद्दी पर बैठाना अच्छा नहीं लगा, यानी अन्य भाइयों को उसका गद्दी पर बैठना अच्छा नहीं लगा था। चंद्रसेन जब गद्दी पर बैठे तो कुछ सरदार और भाई जो चंद्रसेन के थे, उनको चंद्रसेन का गद्दी पर बैठना अच्छा नहीं लगा था। तो क्या ये दोनों ही विकल्प सही है? जी बिल्कुल, दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूँ, ये व्याख्या वाला इसमें नहीं है, ये सीधा ही है, दोनों कथन है। जैसे मालदेव कथन होता था, राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा, क्यों? क्योंकि चंद्रसेन की गद्दी पर, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों कथन सही है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष के संदर्भ में अपने पुस्तक में लिखा कि चंद्रसेन को गद्दी मिलना कई सरदारों और उसके अन्य भाइयों को अच्छा नहीं लगा, वे किसी अवसर की ताक में थे जिसको लेकर वे चंद्रसेन का विरोध कर सके। तो वो अवसर कब मिल गया? वो अवसर मिला चंद्रसेन का गद्दी पर बैठना। तो ये बात किसने कही थी अपने ग्रंथ में? तो क्या श्यामल दास ने वीर विनोद में कही थी, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने कही थी, या कर्नल जेम्स टोड ने, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा? सोच लीजिए दिमाग में आपके क्या आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो है वो थी गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने ऐसा अपनी पुस्तक में लिखा है। अब एक चीज और दोस्तों, हमने शुरू में ही एक बात की थी, लोहट का युद्ध या उसको लोहावट का युद्ध भी कहते हैं, तो वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? और दूसरा सवाल था कि चंद्रसेन को महाराणा प्रताप यानी मारवाड़ का प्रताप या प्रताप की उपाधि प्रताप भी कहा जाता है, ये किसने कहा था? ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है, कमेंट करिएगा ताकि पता चले कितने विद्यार्थी मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखते हैं, आप कमेंट जरूर करना। तब बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रसेन के शासक बनते ही मारवाड़ में भड़के विद्रोह के तत्कालीन कारणों के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः संगत है? तो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उसके समय की ये बातें हैं। तो चंद्रसेन द्वारा राम को मारवाड़ राज्य से पूर्णतः निष्कासित कर देना, उदय सिंह द्वारा स्वतः ही जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण कर देना, चंद्रसेन द्वारा गद्दी पर बैठते ही उदय सिंह के समर्थक को मरवा देना, जिसने उदय सिंह समर्थक सरदारों को भड़काया, और मालदेव द्वारा जीवित रह राज्य का अनुचित विभाजन करना। तो चंद्रसेन के शासक बनते ही तो मालदेव वाली तो बात ही खत्म हो गई। चंद्रसेन राजा बना, मारवाड़ पूर्णतः निष्कासित, ये बात भी गलत है। उदय सिंह, ये बात भी गलत है। ये कथन सही है। क्या है इस कथन के बारे में मैं बता देता हूं। ये बात शासक बनने के टाइम की है कि चंद्रसेन जब गद्दी पर बैठा तो कोई बात को लेकर आवेश में आकर इन्होंने क्या किया, एक चाकर की हत्या कर दी। किसकी? चाकर की हत्या कर दी। चाकर की हत्या कर दी, तो इससे
कुछ सरदार नाराज हुए। एक का मैं नाम बता देता हूँ, जेतमाल। नाम ध्यान में रखना है आपको, जेतमाल। ये और अन्य सरदार क्या हुए, नाराज हो गए। और नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों राम, उदय सिंह और रायमल के साथ गठबंधन करके उन्हें आक्रमण करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। तो चंद्रसेन के भाई है, राम है, उदय सिंह है, एक नाम और है, रायमल है। तो ये भाई है। अब हम देखेंगे कि जो भाई है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ अधिकार करेंगे, वहाँ से जो चंद्रसेन है उस पर आक्रमण करेंगे। देखेंगे अभी अगले क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे सारी चीज़ें। यानी ऑथेंटिक जो बुकें हैं जितनी भी राजस्थान की, चाहे हुकुमचंद जैन की हो, चाहे अपने वीर विनोद हो, या गोपीनाथ शर्मा की हो, या जो आरबीएससी की पुस्तकें चलती है वो हो, या पुष्यमित्र सिंह देव की हो, यानी राजस्थान की जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उस प्रमाणिक पुस्तकों की प्रत्येक लाइन से मैंने प्रश्न बना दिया है। तो आपको अलग अलग पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरी की हर लाइन से मैंने क्या बना दिया, प्रश्न बना दिया। और चंद्रसेन के इतने प्रश्न बन गए और इस वीडियो से बाहर जाने की संभावना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान चंद्रसेन ने विद्रोही भाइयों और उनके विद्रोह के केंद्रों का कौन सा युग्म सम्मिलित है। यानी संघर्ष के दौरान चंद्रसेन के जो विद्रोही भाई थे और उनके विद्रोह के केंद्र का हमें बताना है। तो जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ इसमें युद्ध प्रारंभ हो गया। तब एक तरफ तो राम थे जिन्होंने सोजात से विद्रोह किया, दूसरे भाई थे उदय सिंह। इन्होंने, देखिए यहाँ एक दो चीजें मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखना है आपको। ये उदय सिंह के सामने आपको लांगड़गढ़ गांव दिया हुआ है, यहाँ से विद्रोह किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें तो ये दे रखा है। उसके अलावा एक जो आरबीएससी की बुक है, राजस्थान जो इतिहास से संबंधित है, कक्षा 12वीं की, उसमें जो उदय सिंह है उनको कहाँ बताएंगे, ये कौन से गांव पर अधिकार करेंगे। दो गांव का नाम आपको ध्यान में रखना है, एक तो गंगाणी, गंगाणी, और एक नाम और है गंगाणी है, एक गंगाणी और एक बावड़ी, बावड़ी। इन पर अधिकार कर लेंगे कौन है, उदय सिंह। ये गांव है, एक तो लांगड़गढ़ गांव ये हिंदी ग्रंथ अकादमी का है, गंगाणी और बावड़ी गांव ये किसमें दे रखा है, जो आरबीएससी की बुक है 12वीं की उसमें दे रखा है, यहाँ पर अधिकार किया। और जो रायमल थे इन्होंने दुनाड़ी गांव, ये दुनाड़ा गांव है, यहाँ पर से विद्रोह किया। अब हुआ क्या, जो राम और जो रायमल थे, यानी तीनों के खिलाफ चंद्रसेन ने अपनी एक सेना भेजी, जिससे राम और रायमल तो अपने वापस केंद्रों पर चले गए, लेकिन उदय सिंह ने क्या किया, इनको शांत नहीं कर पाए। इस कारण उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान पर क्या किया, संघर्ष किया। लेकिन लोहावट नामक संघर्ष के दौरान विजय किसकी हुई, चंद्रसेन की हुई। तो अब हम ये आगे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जो लोहावट का था, पहला तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लोहावट का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, चंद्रसेन और उनके भाई उदय सिंह के मध्य। यहाँ आपको देखो एक तो नाम मिलेगा लोहट, लोहट गांव की लड़ाई है। और ये तो लोहट गांव जो है वो तो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में, जबकि आरबीएससी की जो बुक है उसमें लोहावट नाम है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ तक तो कौन कौन थे, क्या है इसमें उपयुक्त, सभी कथन इसमें सही है, 1 2 3 सभी सही है। यही होगा इसका, राम ने सोजात से विद्रोह किया, उदय सिंह ने लांगड़गढ़ गांव से, और रायमल ने कहाँ से किया, दुनाड़ी गांव से। और उदय सिंह का जिक्र और कहाँ कौन से गांव में मिलता है, एक गगानी एक बावड़ी से। ये बातें आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि मारवाड़ के उत्तराधिकारी, यहाँ से देखिए मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष की घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में जो घटनाएं हुई थी उनको हमें क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चंद्रसेन द्वारा विद्रोहियों का दमन प्रारंभ करना और राम व रायमल का डर कर भागना। राव मालदेव द्वारा सबसे बड़े रामराज यानी राम को दादा की तरह बाप को मारने के इरादे के कारण बाहर निकालना। यानी कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, इन घटनाओं को अगर देखें तो सबसे पहली घटना तो राम को निष्कासित किया गया था। फिर चंद्रसेन का गद्दी पर, ये तो बाद की घटना है, उससे पहले ये घटना हो गई थी स्वरूपदेव की नाराजगी के कारण उदय सिंह का निष्कासन और चंद्रसेन का वलीयदार उत्तराधिकारी बना।
फिर चंद्रसेन का गद्दी पर बैठना और अंत में चंद्रसेन द्वारा विद्रोहियों का दमन। तो सबसे पहले होगा 2, फिर होगा 4, फिर 3, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप स्कूल वैकेट और सेकंड ग्रेड और पीटीआई या कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके में अगर ये टॉपिक दे रखा है तो इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान ये रही, जो हमने शुरू में बात की थी, लोहट गांव की लड़ाई कब 1562 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बात और बता देता हूँ, आरबीएससी की जो बुक है उसमें क्या दे रखा है, लोहावट नाम दे रखा है। ये बात भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपकी कि लोहावट और लोहट एक ही है। गांव की लड़ाई 1562 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी, ये थोड़ा एक पेज अलग ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लोहट या लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध कब हुआ, 1562 में। किन किन के मध्य, चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य, उदय सिंह के मध्य हुआ था। अब इसमें विजय कौन हुआ था लोहावट युद्ध में, चंद्रसेन। और उसके बाद की जो घटना है, एक चीज और हुई थी उसके बाद, उदय सिंह घायल हुआ और चंद्रसेन विजयी रहा, लेकिन 1563 में राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच उन्हें संघर्ष हुआ नाडोल नामक स्थान पर। कहाँ, 1563 में लोहावट युद्ध में पराजित होने के बाद पुनः उदय सिंह का संघर्ष हुआ चंद्रसेन के साथ। कहाँ पर, नाडोल नामक स्थान पर, नाडोल नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन इस बार भी विजय कौन हुआ, यहाँ पर चंद्रसेन। और कोई अपनी विजय की आस न दिखी, इस कारण जो उदय सिंह है वो भागकर किसके पास चला गया, सीधा का सीधा अकबर के पास, मुगलों के पास चला गया। और हमारे राजाओं का तो इतिहास ही रहा है कि अपने खुद के राजाओं का साथ न देकर विरोधियों के साथ हम हमेशा रहे। तो ये उदय सिंह अकबर के पास चले गए। अब आगे देखेंगे कि उदय सिंह की सहायता के लिए अकबर किसकी अध्यक्षता में सेना भेजेगा और कौन होगा वो जो जोधपुर अधिकार करेगा, वो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद उसको देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है इसमें, देखिए इसमें पहला कथन है कि इस युद्ध में राव चंद्रसेन का सामना उनके भाई उदय सिंह से हुआ था। जी बिल्कुल, उदय सिंह से हुआ था। इस लड़ाई में उदय सिंह घायल हो गया तथा चंद्रसेन ने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। उसके बाद आगे कि पराजय के बाद राम नागौर के शासक हुसैन कुली बेग की शरण में चला गया। उपयुक्त कथन में से आपको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन तो ये कौन कौन से, पहला सही है, दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पराजय के बाद राम नहीं गए थे, नागौर के शासक जो हुसैन कुली बेग है उनकी शरण में गए थे उदय सिंह। कौन गए थे, उदय सिंह गए थे शरण में। तो इनमें कौन सा कथन सही होगा, 1 और 2 केवल कथन सही हो जाएगा। तो इतनी बातें आपके समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, लोहट के युद्ध के पश्चात जब हुसैन कुली बेग ने जोधपुर आक्रमण किया तो चंद्रसेन को हुसैन कुली बेग से संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बता देता हूँ, एक पेज ले लेते हैं। लोहावट का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ था कि ये जो उदय सिंह थे वो पराजित हो गए। उसके बाद उन्होंने पुनः संघर्ष किया नाडोल पर आक्रमण करके, लेकिन वहाँ भी पराजित हुए। तो भागकर मैंने कहा अकबर की शरण में, यानी अकबर का एक सेनापति था नागौर में, क्या नाम था उसका, हुसैन कुली बेग, हुसैन कुली बेग, इसकी शरण में ये चले गए और इन्होंने आक्रमण किया जोधपुर। और 1564 में जोधपुर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। एक संधि हुई थी यहाँ पर, उस संधि में क्या हुई थी, ये बातें प्रमुख हुई थी। देखिए हुसैन कुली बेग से संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि कई दिन संघर्ष के बाद क्या हुआ कि जोधपुर दुर्ग में किसकी कमी होगी, रसद की कमी हो गई थी। अब इस संधि में क्या प्रमुख बातें थी वो भी हम देखेंगे, आगे प्रश्न के माध्यम से ही देखेंगे। तो ये क्या बात थी, कई दिनों के युद्ध के बाद जोधपुर रसद की कमी के कारण संधि करनी पड़ी। कौन था, हुसैन कुली बेग। और जोधपुर आक्रमण करके जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया, 1564 को। कब किया, 1564 को अधिकार इन्होंने कर लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हुसैन कुली बेग और चंद्रसेन के मध्य हुए प्रथम संधि की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमें बताना है। जो जोधपुर आक्रमण किया और अधिकार किया उस समय संधि हुई, तो उस संधि की शर्तें क्या थी। चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली थी, जी बिल्कुल नहीं की थी। दूसरा, चंद्रसेन ने सोजत का परगना राम सिंह को देना और सेना का खर्चा हुसैन कुली बेग को देना स्वीकार किया। चंद्रसेन ने फलौदी और जैतारण के परगने पर जो परगने थे वो अकबर को सौंप दिए थे, और मुगलों ने जोधपुर दुर्ग स्थायी रूप से चंद्रसेन को बिना किसी शर्त के लौटा दिया था। तो ये तो कथन गलत है, दोनों ही। ये भी गलत है, ये कथन सही है। इस संधि के तहत क्या हुआ, सोजत का जो परगना था वो तो राम को दे दिया, और जो हुसैन कुली बेग है उसकी सेना का खर्चा देना स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार ये पर बातें हुई थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और बता देता हूँ। जब वो संधि हुई थी, उस संधि के बाद जो चंद्रसेन थे उनके अधिकार में केवल क्या रह गया था, जो जोधपुर का क्षेत्र था। मैंने हालांकि आपको बता दिया कि 1564 में जोधपुर अधिकार हुआ था, वो अभी होगा, तो वो हो गया था बाद में। जोधपुर, जैतारण, जैतारण और पोखरण और सिवाना, ये अधिकार में थे चंद्रसेन के। लेकिन यहाँ अब एक तो आरबीएससी की जो बुक है उसमें तो कहते हैं अधिकार हो गया था, लेकिन कुछ पुस्तकें उसमें कहते हैं अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से ये कि 1564 में यहाँ पर अधिकार हो गया था। बात ये हुई थी कि जो राम के साथ यहाँ पर संधि हुई और इन हुसैन कुली बेग के बीच में संधि हुई, आगे चंद्रसेन ने इसका पालन नहीं किया, तो राम कहते हैं अकबर के पास चले गए, और अकबर ने एक तो हुसैन कुली बेग और ये तो थे यहाँ पर, उसके अलावा एक व्यक्ति और था जिनको भेजा था जोधपुर आक्रमण करने के लिए। तो यही यहाँ पर बात है। देखिए हुसैन कुली बेग के साथ हुई संधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के कारण 1564 में किस मुगल सेनापति के नेतृत्व में अकबर ने पुनः जोधपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। तो कौन था वो, मुजफ्फर खान था, या सराफुद्दीन था, या फिर राय सिंह था, या महावत खान था। तो एक तो व्यक्ति था मुजफ्फर खान और दूसरा था हुसैन कुली बेग। यहीं से एक फेमस जो क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आगे भी आ सकता है, रानीसर का युद्ध। ये रानीसर का वैसे युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ क्या हुआ था कि जोधपुर का किला घेर लिया था। काफी लंबे समय तक जब सफलता हाथ नहीं लगी, तो कहते हैं कि एक जगह थी जो सफलता हाथ नहीं लगी, पर रानीसर जहाँ से किले में पानी का मार्ग था, यानी पानी का मार्ग था रानीसर से जाने के लिए, उस तरफ से किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं वहाँ भी असफल रहे थे। लेकिन बाद में लंबा घेरा रहा जिससे किले के अंदर रसद सामग्री समाप्त हो गई। तब सरदारों ने चंद्रसेन को किला छोड़ने के लिए बाध्य किया, तथा चंद्रसेन परिवार सहित कहाँ चले गए, भद्राजुण चले गए थे। वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें कौन हो जाएगा, हुसैन कुली बेग के साथ कौन व्यक्ति था, मुजफ्फर खान यहाँ पर आक्रमण किया था तब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ इसमें नीचे आ गया। देखिए 1564 ईस्वी के मुगल अभियान के दौरान जोधपुर दुर्ग के घेरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर देखिए एक दो चीजें क्लियर हो जाएगी। जो क्वेश्चन है वो देखिए, मुजफ्फर खान व मुगल सेना द्वारा जोधपुर दुर्ग को घेरा काफी लंबे समय तक चलने के बावजूद उन्हें आसानी सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ बावजूद है, बावजूद मुगल सेना ने रानीसर की तरफ से किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जहाँ किले में पानी पहुंचने का मार्ग था। ये रानीसर है, यहाँ पर जोधपुर किले में पानी पहुंचने का मार्ग था, परंतु यहाँ भी वो क्या रहे, असफल रहे। तो कथन एक व कथन दो दोनों ही क्या है, सत्य है। यहाँ उत्तर इसका दे ही दिया गया, आपने देख लिया होगा। तो ये रानीसर वाला किससे संबंधित है, राव चंद्रसेन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी और आगे भी आ सकता है। तो ये एक स्थान था जो किले के अंदर पानी का रास्ता था, यहाँ से किले पर आक्रमण किया था, और ये 1564 की बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अंततः कई महीनों घेरो बचा, ये भी जो जोधपुर वाला है, तो कई महीने के पश्चात जब जोधपुर किले की रसद सामग्री समाप्त हो गई, तब सरदारों के बाध्य करने पर राव चंद्रसेन परिवार सहित किस स्थान पर चले गए थे। अभी मैंने बोला था, आपने ध्यान से सुना होगा, क्या सिवाना दुर्ग, या भद्राजुण, या पोखरण, या जैतारण। तो कहाँ चले गए थे, तो वो चले गए थे भद्राजुण। भद्राजुण भी मिल सकता है या भद्राजुण भी नाम मिल सकता है। अब मैं आपके सामने कई चीजें बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान देकर सुन लेना, ताकि ये जो सुनी हुई चीजें हो सकता है सीधी एग्जाम में आ जाए और आपके क्वेश्चन हल हो जाए। ध्यान से सुना, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपको। देखिए हमने ये तो देख लिया कि भद्राजन या भद्राजुण भी नाम आपको मिल सकता है, ये मैं अभी डाउट क्लियर आपको कर देता हूँ। यहाँ से भद्राजुण चले गए,
और यहाँ पर रहकर उन्होंने मुगलों की जो फौजें हैं उनका मुकाबला किया। परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वे हटकर कहाँ चले गए, सिवाना चले गए। सिवाना यहाँ चले गए। और उसके बाद सिवाना का गढ़ और पहाड़ी दुर्गम था, और वहाँ जब चंद्रसेन को पता नहीं लगा तो मुगल अधिकारियों ने जब यहाँ सिवाना आ गए और मुगल अधिकारियों को इसका पता नहीं चला तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो समर्थक थे उनको समाप्त करने का प्रयत्न किया। कुछ साथी है जो चंद्रसेन के हैं, उनके नाम बता देता हूँ। एक तो सुखराज है, एक सुजा है, एक देवीदास है। ये चंद्रसेन के साथी थे और मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे बाद में तंग आकर सिवाना में ही पहाड़ी एक रामपुरा की पहाड़ी, यहाँ पर चले गए थे चंद्रसेन। कहाँ पर, रामपुरा की पहाड़ी पर यहाँ आ गए और यहाँ पर वो चुप कर वार करने लगे। अब क्या हुआ कि रामपुरा पहाड़ी में चले गए। यह थोड़ा रास्ता थोड़ा दुर्गम स्थान था, तो यहाँ पर मुगल सेना के लिए कठिनाई जरूर हुई, तो ये उनके लिए सुरक्षित स्थान रहा था। उसके बाद आगे क्या हुआ, तो अकबर ने देखा कि यहाँ छोटी सेना इसको घेरने में मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने सेना में वृद्धि कर दी, लेकिन फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं लगा सका। लेकिन बाद में कहते हैं सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और फिर वहाँ से कानुजा के पहाड़ों में चले गए और आसपास इन्होंने खूब क्या लूट खसोट आरंभ कर दी। इससे क्या हुआ कि थोड़ा मारवाड़ के लोग क्या हुए, अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने मारवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, सिरोही और फिर डूंगरपुर, अंत में बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। देखिए यहाँ अलग पेज ले लेते हैं। ये क्या हुआ, भद्राजुन थे, भद्राजुन यहाँ से कहाँ चले गए, सिवाना। सिवाना के क्षेत्र में एक पहाड़ी का नाम है रामपुरा। रामपुरा पहाड़ी के बाद यहाँ कुछ समय रहे और रामपुरा पहाड़ी के बाद ये यहाँ से हटकर कहाँ चले गए, पिपलोद। कहाँ, पिपलोद के बाद ये कहाँ चले गए, कानुजा। और यहाँ कहते हैं खूब लूट खसोट की, तो यहाँ मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में इन्होंने मारवाड़ छोड़कर सिरोही से डूंगरपुर से बांसवाड़ा आदि स्थानों में वो घूमते रहे, और लेकिन फिर भी मुगल सेना ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इनका लगातार संघर्ष से चलता रहा। तो ये प्रमुख बातें थी इस समय की, तो आपने ध्यान से सुना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके बारे में अगले क्वेश्चन के साथ। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि जोधपुर दुर्ग के पतन और चंद्रसेन के भद्राजुन जाने की घटना का विवरण आईने अकबरी में भी मिलता है। इस मुगल सत्ता के मारवाड़ अभियान के भू राजनीतिक प्रभाव पर क्या चीज हुआ, वह कौन सी सत्य है। अकबर का मेड़ता और नागौर पर जोधपुर से पहले ही कब्जा हो चुका था। जोधपुर मुगलों के आधिपत्य ने चंद्रसेन की शक्ति को और कमजोर बना दिया। इस पराजय के बाद चंद्रसेन केवल मारवाड़ के दक्षिणी भाग के ही स्वामी रह गए। तो ये उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि सन 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर अजमेर होता हुआ जब नागौर पहुंचा तो मारवाड़ तथा राजपूताना के कौन कौन से शासक राजकुमार उस नागौर दरबार में प्रस्तुत हुए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। मालदेव के तृतीय पुत्र उदय सिंह, बीकानेर के राव कल्याणमल, बीकानेर के राजकुमार राय सिंह, मालदेव के बड़े पुत्र राम। कूट का सही विकल्प चुनिए। अकबर राजस्थान के जो शासक थे उन पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उन्होंने नागौर में एक दरबार लगाया। और नागौर दरबार जब लगाया तो उस समय उन्होंने एक तालाब का भी निर्माण किया था, आपको ध्यान में होगा, शुक्र तालाब का। और यहाँ चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। और चंद्रसेन ने जब इसके दरबार में उदय सिंह और राम को देखा तो ये यहाँ से चले गए। तो अकबर तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि ये बस नाम मात्र का ही अपनी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था। तो यहाँ कौन कौन लोग उपस्थित थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें चंद्रसेन का नाम नहीं है, लेकिन चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था इस नागौर सभा में। और यहीं से इसके बाद ही जोधपुर का जो शासक नियुक्त किया था अकबर ने, वो किसको नियुक्त किया था, जो बीकानेर के थे राय सिंह, उनको संभाल दिया था जोधपुर का क्षेत्र।
तो यहाँ पर मालदेव के पुत्र भी उदय सिंह थे, कल्याणमल थे, राय सिंह थे और बड़े पुत्र राम, यानी उपयुक्त सभी थे। और चंद्रसेन भी यहाँ आए थे और बादशाह ने इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। और बादशाह की एक इच्छा थी कि यह नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ले, मगर इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर ये नाम मात्र की भी अधीनता स्वीकार कर लेते तो अकबर उन्हें जोधपुर राज्य सौंप देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और ये नागौर से चंद्रसेन जो थे वो कहाँ चले गए, वापिस भद्राजूण चले गए थे। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें उपयुक्त सभी व्यक्ति यहाँ शामिल थे। आगे और देखते हैं कि किन को जो उदय सिंह थे इनको कहाँ का भार सौंपा गया, राय सिंह को कहाँ का सौंपा गया, राम को कहाँ भेजा गया, ये सभी अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे। यहीं से इन्होंने अलग अलग स्थानों पर भेजा था अकबर ने, तो ये भी देखते हैं। भी देखिए अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के दौरान बादशाह अकबर द्वारा राजपूत राजकुमारों को सौंपी गई जिम्मेदारियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। यानी 1570 थे नागौर दरबार था, बादशाह अकबर ने अलग अलग जो शासक थे उनको अलग अलग कार्यभार सौंपा, जिसमें हमें मिलान करना है। उदय सिंह क्या शामली के गुर्जरों का दमन करने हेतु भेजा था, राय सिंह को जोधपुर के प्रबंधन का अधिकार दिया गया था, और राम को गुजरात जाने वाले मार्ग की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सभी सुमेलित है, या केवल 2 सुमेलित है, या 2 और 3 सुमेलित है। तो इसमें उदय सिंह को शामली के गुर्जरों का दमन करने भेजा था, जी बिल्कुल सही है। राय सिंह को जोधपुर का प्रबंधक का अधिकारी बनाया था, और राम को जो ये मार्ग है गुजरात जाने की जिम्मेदारी वाला ये सौंपा था। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागौर दरबार 1570 के संदर्भ में राव चंद्रसेन की भूमिका के विषय में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में कभी पैर नहीं रखा और ना ही वह नागौर गए। जी बिल्कुल, ये कथन तो गलत है, क्योंकि वो गए थे। राव चंद्रसेन ने शाही रंग ढंग का पता लगाने नागौर पहुंचे, जहां बादशाह ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, ये तो बात सही है। और राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में ही मुगलों के अधीनता या वैवाहिक स्वीकार किया। जी बिल्कुल नहीं। अकबर ने चंद्रसेन को देखते ही बंदी बनाने का आदेश दिया। जी बिल्कुल नहीं, यह कथन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे, नागौर दरबार जो 1570 में अकबर का कूटनीतिक प्रबंधक, ये हमने देख लिया। उदय सिंह को जो मालदेव के तीसरे पुत्र थे कहाँ भेजा, शामली के गुर्जर का दमन। राय सिंह जो बीकानेर के राजकुमार थे, जोधपुर का प्रबंधक। राम मालदेव का बड़ा पुत्र, गुजरात जाने वाले मार्ग की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। तो ये सभी इनको सौंपे थे। उसके बाद आगे देखें तो एक चीज, ये तीसरा पुत्र नहीं है, मालदेव का दूसरा पुत्र था। यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ मालदेव ये तीसरा पुत्र नहीं था। तीसरा पुत्र तो कौन था, तीसरा पुत्र तो चंद्रसेन था। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नागौर दरबार 1570 के उपरांत राव चंद्रसेन के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अकबर की हार्दिक इच्छा थी कि चंद्रसेन नाम मात्र के अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें जोधपुर राज्य सौंप दिया जाए। क्या यह कथन सही है। अपनी स्वाधीन प्रकृति के कारण चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की और वे नागौर से सीधे सिवाना चले गए। और मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार बादशाह की सेना द्वारा भद्राजुन को घेरने पर खाद्य सामग्री के अभाव के कारण चंद्रसेन को सिवाना की तरफ जाना पड़ा। तो बताइए कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या 1 और 2, क्या 2 और 3, क्या 1 और 3, या 1 2 3। इसमें सही कथन है 1 और 3। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने मेरा जो अभी नागौर का जो दरबार के बारे में बात की थी वो ध्यान से सुना है, और कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर बता पाते हैं। देखेंगे, कमेंट जरूर करके बताना कि आखिर ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है, आपको बताना भी है। ये देखिए यहाँ 24 नंबर दे रखा है, ऊपर देखिए, यहाँ देखोगे ये 24 नंबर दे रखा है यहाँ। तो आपको 24 नंबर स्लाइड की बताना है कि 24 नंबर जो स्लाइड थी उसमें ये बात गलत है। तो इस वजह से कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सन 1572 में राव चंद्रसेन सेना संग्रह कर रहे थे तब उनका डेरा कहाँ लगा हुआ था तथा किस स्थानीय स्वामी ने उनके बुलाने पर भी उपस्थिति
नहीं दी। तो ये बात 1572 की है, जब भद्राजुण से इधर उधर सिवाने चले गए थे, तो वहाँ पर सिवाने के दौरान इन्होंने एक डेरा लगाया था। तो वो कौन सा था और कौन व्यक्ति था जिन्हें बुलाने पर भी वो नहीं आया और वो मुसलमानों से जा मिला? तो चंद्रसेन जी ने बाद में क्या किया, उस स्थान को तहस नहस कर दिया। तो वो कहाँ का था? तो देखिए, ये स्थान था कारा गुर्जा। कहाँ? कारा गुर्जा का डेरा था। स्वामी कौन था? रतन सिंह, खिवा का पुत्र था। तो पहली बात तो डेरा कारगुजा में पड़ा। और उस समय जो ये स्वामी था रतन सिंह, तो ये कहाँ का स्वामी था ये भी मैं बता देता हूँ। ये एक स्थान है यहाँ, उस स्थान का नाम है आसरलाई। क्या नाम है? आसरलाई। इस स्थान का स्वामी था। और ये मुसलमानों से मिल जाने के कारण जब चंद्रसेन ने इनको बुलाया तो उपस्थित नहीं हुआ, जिससे क्रोधित होकर चंद्रसेन ने आसरलाई पहुंचकर उस गांव को क्या कर दिया? तहस नहस, इस गांव को ही मिटा दिया था। तो ये डेरा कहाँ पर डाला था इन्होंने, चंद्रसेन ने? तो डेरा था कारागुजा में, कारगुजा यहाँ पर डेरा डाला। और आसरलाई जो क्षेत्र था यहाँ का ये स्वामी था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। जी यही सही है, ये आसरलाई डेरा नहीं था, डेरा कारगुजा में डाला था। आसरलाई का ये स्वामी था रतन सिंह, और इस आसरलाई को तहस नहस कर दिया था चंद्रसेन ने। यही सही है, कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राव चंद्रसेन द्वारा 1573 में की गई भिनाई गांव के विजय के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? ये भिनाई गांव कहाँ का है? अजमेर क्षेत्र का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके संबंध में कौन सा कथन? देखिए, भिनाई अजमेर प्रांत का एक गांव था जिसकी जनता मदलिया नामक भील के आतंक से परेशान होकर किससे सहायता मांगी? चंद्रसेन से। इस युद्ध में भीलों ने चंद्रसेन का सामना नहीं किया और बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। और भिनाई की विजय के बाद चंद्रसेन ने वहां के भील प्रमुख मादलिया को अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाया। और यह विजय 1572 में कारगुजा डेरे से पहले संपन्न हुई थी। जी बिल्कुल नहीं, इसमें क्या है, पहला ही कथन सही है। इसमें क्या हुआ था कि जनता यहाँ से परेशान थी, सहायता मांगी, और चंद्रसेन ने मौका देकर भिनाई पर आक्रमण कर दिया। और भीलों ने वीरता से इनका सामना किया, परंतु युद्ध में मादलिया मारा गया, वह भील परास्त हुए, तथा भिनाई पर किसका अधिकार हो गया? चंद्रसेन का अधिकार हो गया। ये बातें थी इस भिनाई के युद्ध के बारे में। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि भिनाई गांव का युद्ध क्या था, इसमें इससे संबंधित कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित चंद्रसेना, और यहाँ कौन था? मदलिया नामक एक भील था। उसके बाद आगे देखें तो सन 1573 में अकबर द्वारा चंद्रसेन के विरुद्ध भेजे गए दूसरे बयान। ये अकबर का दूसरा बयान है, लेकिन सिवाने पर प्रथम आक्रमण है का प्रारंभिक उद्देश्य यह संदेश क्या था? इसका प्रारंभिक उद्देश्य यह था कि चंद्रसेन को किसी तरह शाही अधीनता में लाया जाए तथा उस पर आक्रमण कर सिवाना पर क्या किया जाए? अधिकार किया जाए। उसके बाद अकबर के दूसरा जो अभियान था ये सिवाना का, इसके बारे में हम देखेंगे भी कि इस पर आक्रमण करने जब आए तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो देखिए, अकबर के दूसरे अभियान के तहत सिवाने पर आक्रमण करने वाली मुगल सेना का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? तो क्या मुजफ्फर खान था, या हुसैन कुली बेग था, या शाही कुली खां था, या जलाल खां था? तो यहाँ पर थे शाही कुली खां, यहाँ पर नेतृत्व किया था। इसके अलावा इसके साथ एक दो व्यक्ति और थे, जैसे बीकानेर के राय सिंह, केशवदास मेड़तिया और जगत सिंह, ये थे। और सेना ने सर्वप्रथम सोजत पर धावा किया तथा वहाँ एक सेनानायक थे कल्ला जी, उनको हराया था। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चनों के माध्यम से आगे आ जाएगा, अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाह कुली के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में निम्नलिखित में से कौन से हिंदू सामंत शामिल थे? तो सिवाना पर आक्रमण करने के लिए शाह कुली खां के नेतृत्व में भेजी थी। और सबसे पहले सिवाना से पहले इन्होंने आक्रमण कहाँ किया था? सोजत पर किया था। और वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चनों के माध्यम से आ जाएगा कि सोजत का वहाँ सेनानायक कौन था? जो चंद्रसेन का ही था। तो शाह कुली के नेतृत्व में जो नायक के व्यक्ति शामिल थे, मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने। बीकानेर के राय सिंह थे, केशवदास मेड़तिया थे, जगत राय यहाँ, या इसका नाम जगत सिंह आपको मिल सकता है। और व्यक्ति कौन थे? वीर कल्ला जो राठौड़ थे वो? जी नहीं, ये नहीं थे। क्यों नहीं थे अभी बताते हैं। इसमें केवल 1, 2 और 3 ही सही है, चौथा गलत क्यों है?
क्योंकि ये सहायक कुली खां के साथ नहीं थे। ये चंद्रसेन का सेनानायक था, जो सोजत क्षेत्र है उसका सेनानायक था। उन्होंने मुगलों की सेना का सामना किया था, न कि इनके साथ था। तो इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन के माध्यम से आ जाएगा, देखिए ये रहा। अकबरनामा के अनुसार सहायक कुली खां की सेना ने सर्वप्रथम कहाँ धावा किया तथा चंद्रसेन के किस वीर सेनानायक को पराजित किया? ये लीजिए आ गया। किसके अनुसार ये बात हो रही है? अकबरनामा के अनुसार। तो अकबरनामा के अनुसार यहाँ चंद्रसेन का जो वीर सेनानायक था वो भी देखते हैं, और सर्वप्रथम जो धावा था वो भी देखते हैं। तो धावा बोला था सोजत में, सिवाना में नहीं, सोजत में यहाँ बोला था। और यहाँ कौन था? कल्ला थे। और कल्ला जी यहाँ पर मुगलों का सामना किया, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए। उसके बाद परास्त होकर वो शिरियारी के किले में आश्रय लिया, लेकिन मुगलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं कि वहाँ आग लगा दी। कल्ला वहाँ से निकलकर कोरेन चला गया, परंतु सेना ने उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, और मजबूर होकर लास्ट में क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। उसके पश्चात जो विशाल सेना थी वो कहाँ पहुँचती है? सिवाना पहुँचती है। तो ये प्रमुख बातें थी। आगे क्वेश्चन के माध्यम से आ जाएगी, देखेंगे सभी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ क्या है? सोजत में परास्त होने के बाद चंद्रसेन का जो सेनानायक था कल्ला ने किस किले में आश्रय लिया जहां मुगलों ने चारों तरफ लकड़ियां चुनकर आग लगा दी? अभी हमने बात की थी जस्ट ही, शिरियारी के किले में इन्होंने शरण ली थी, और शिरियारी में यहाँ आग लगा दी। तो यहाँ से भागकर कहाँ चले गए? कोरेन। और कोरेन में भी इनका पीछा किया, तो अंततः इन्होंने क्या की? संधि करनी पड़ी। वो आगे देखते हैं। ये देखिए, शियारी के किले से निकलकर कल्ला किस स्थान पर चले गए जहां मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़कर उन्हें अंततः संधि करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। किस स्थान पर? कोरेन नामक स्थान पर ये पहुंचे थे। ये प्रमुख बातें यहाँ सिवाना किले से पहले भी थी। अब आगे सिवाना किले पर आक्रमण होगा, घेराबंदी होगी, वहां भी कुछ सेनापति होंगे, फिर चंद्रसेन पहाड़ों में चले जाएंगे, वो सब हम देखेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बदराजून गए, बदराजून से रामपुरा की पहाड़ी गए थे, पिपलाद गए थे, सिवाना का जो क्षेत्र था वहाँ सिवाना में पिपलाद, पिपलाद से ये अलग अलग हमने बातें की थी। तो उसके बाद लास्ट में सारण, और सारण से संचिया नामक स्थान पर जाएंगे, वो हम देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अकबरनामा के विवरण के अनुसार जब शाह कुली खां की विशाल सेना सोजत और कल्ला का दमन करने के पश्चात सिवाना पहुंची, तो सिवाना के मार्ग में किन वीरों ने शाही सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु अंततः उन्हें पराजित होना पड़ा? तो ये बात उस समय किया जब कल्ला जी का पीछा किया, उन्होंने संधि कर दी, फिर सिवाना के लिए रवाना हुए। लेकिन सिवाना से पहले मार्ग में ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने इनका सामना किया। तो वो कौन कौन थे? उसमें एक तो व्यक्ति थे ये अपने सुजा, देवीदास और मेघराज। देखिए, एक तो मेघराज थे, एक सुजा थे, एक देवीदास थे। ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। केशवदास तो ये है ही अलग, ये मुगल सेना में शामिल थे। तो इसका मतलब कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिवाना से पहले अकबर की सेना का सामना करते हैं, शाह कुली खां की सेना का सामना करते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक छोटी सी स्लाइड है जो अभी हमने पढ़ी, उसकी है। देखिए, नागौर दरबार लगा, नागौर से कहाँ चले गए? बदराजून। बदराजून में बाद में वहाँ से ये एक कारगुजा नामक डेरा होता है। यहाँ हमने एक नाम देखा था जो रतन सिंह थे, वो आसरलाई नामक एक थी जगह, आसरलाई इसका स्वामी थे। इन्होंने राव चंद्रसेन के बुलाने पर वहाँ नहीं गए, तो यहाँ इनको तहस नहस कर दिया। फिर भिनाई गांव गए, वहाँ मादलिया नामक भील से वहाँ की जनता को मुक्ति दिलाई। फिर जो 1573 में अकबर ने जो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, सिवाना से पहले सोजात में वहाँ कल्ला जी थे, परास्त हुए। वो फिर सिरियारी गए, सिरियारी में आग, फिर वो कोरेन गए, यहाँ से परास्त हुए, तो संधि करनी पड़ी। और फिर ये जो मुगल सेना थी वो सिवाना गई, सिवाना से मार्ग में इन्हें कौन मिला? मेघराज, सुजा और देवदास। ये प्रतिरोध, ये इतनी बातें अब तक हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं स्लाइड में क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिवाना का घेरा के दौरान राव चंद्रसेन की युद्ध नीति और सैन्य प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजपूत सरदारों की प्रार्थना पर राव चंद्रसेन ने सिवाना के पास पहाड़ों के क्षेत्र में आश्रय लेकर छापामार युद्ध प्रारंभ किया। सिवाना का किला के रक्षक फतेह ने
मुगल घेरे पर लगातार आक्रमण किए। छापामार हमलों से घबराकर बीकानेर के राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की प्रार्थना की थी। हम देख लेते हैं, ये सिवाना घेरे की बात है। कब? जब अभी हमने जो पीछे देखा था कि जो मेघराज थे, सुजा थे, देवीदास थे, पराजित हुए और सिवाना को घेरा डाला। तो घेरे के दौरान की बातें, क्या बातें होती है वो भी देख लेते हैं सारी। अब होता ये है कि जब आक्रमण करते हैं यहाँ जो अकबर के सेनानायक थे, आक्रमण करते हैं तो जब यहाँ चंद्रसेन थे, उनके सेनानायकों ने उन्हें परामर्श दिया कि आपको किले की जो रक्षा है वो किसी और को सौंपकर आपको पहाड़ी क्षेत्र में चला जाना चाहिए। तो परामर्श के अनुसार चंद्रसेन ने किले की जो रक्षा का भार था वो किसको सौंप दिया? पत्ता राठौड़ को। ये फत्ता यार कहीं नाम क्या मिल सकता है आपको? पत्ता राठौड़ भी मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम मिल सकता है? फत्ता भी मिल सकता है और पत्ता राठौड़ भी मिल सकता है। इनको यहाँ रक्षा का भार सौंप दिया। सौंपने के बाद वो कहाँ चले गए? पहाड़ों में चले गए। और उसके बाद और यहीं से उन्होंने किले को घेरने वाली मुगल सेना के पासरों पर छापामार पद्धति से आक्रमण कर उसे क्षति पहुंचाने लगे। पत्ता राठौर और चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सेना की मांग की। अकबर की तरफ से भी एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन पहाड़ों में चले गए थे। इस कारण मुगल ने उसका पीछा तो किया, किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहे। इस असफलता से निराश होकर अकबर ने क्या किया? अपने अमीरों को कड़ी फटकार लगाई कि ये कोई बात हुई कि आप पकड़ भी नहीं पाए। तो ये चीजें हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या हुई थी? राजपूतों की प्रार्थना पर चंद्रसेन सिवाना के पहाड़ों में चले गए। जी बिल्कुल सही है। छापामार युद्ध प्रारंभ किया। किले का भार फत्ता को सौंप दिया, या पता भी ना मिल सकता है। छापामार हमलों से घबराकर बीकानेर के राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सेना की प्रार्थना की, बिल्कुल की। और अकबर ने किन को कड़ी फटकार लगाई? अमीरों को कड़ी फटकार लगाई थी। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। अब उसके बाद क्या घटना होती है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आइए थोड़ा आगे समझते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। ये चीजें क्या है देखिए। सिवाना पर दूसरा आक्रमण अभी हमने देख लिया। अकबर के जो सेनानायक थे हुसैन कुली खान, वो सब यहाँ सफलता नहीं मिली। और उसके बाद दोबारा आक्रमण करते हैं। यहाँ पर दोबारा जो आक्रमण होता है लगभग 1575 के आसपास की बात है। यहाँ जब आक्रमण करते हैं तो कौन करते हैं? जलाल खान के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजते हैं। और इस सेना में और व्यक्ति कौन शामिल है? सैयद अहमद, हासिम और शिमाल खां। ये सभी किस में शामिल है? जो अकबर की सेना है उसमें। तो ये फिर दो और कौन है इसका भी हम यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। ये जो दो व्यक्ति है ये यहीं के सिवाना के आसपास के क्षेत्र के, और ये चंद्रसेन को पकड़ना चाहते थे। तो ये किसके साथ मिल गए? ये जलाल खां के साथ मिल गए। और उसके बाद इन सब का संयुक्त रूप से जो मुगल सेना है वो चंद्रसेन पर धावा बोलती है। और चंद्रसेन भी इनका छापामार के साथ युद्ध करता है और लगातार इस सेना को नुकसान पहुंचाता है। और कहते तो कुछ किताबों में ये है कि एक लंबे समय के पश्चात शाही सेना द्वारा रसद आदि बंद कर देने के कारण सिवाना के किले के सरदार ने मुगल सेनापति के पास जाकर संधि प्रस्ताव भेजा था। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि 1575 में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक सोर्स के आधार पर, आरबीएससी की जो 12वीं की पुस्तक है पुराने वाली, उसमें कहते हैं कि देवीदास जो एक व्यक्ति है ये सहयोगी है किसका? चंद्रसेन का। ये इसी की बात है। अभी जो जलाल खां ये आक्रमण किया है इसी समय की बात है कि देवीदास जो है ये चंद्रसेन का सहयोगी है। और ये आक्रमण करता है इस जलाल खां पर, और जलाल खां को क्या कर देता है? मार देता है। और जलाल खां के मरने के बाद, ये जलाल खां मर जाता है, तब क्या करते हैं कि जो अकबर है उनको और शाही सेना को बड़ा गहरा धक्का लगता है। तो अकबर ने साहेबाज खां को यहाँ पर भेजा। किसको? साहेबाज खां को। और साहेबाज खां ने किस पर अधिकार कर लिया? देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार करके बाद में 1575 को सिवाना पर अधिकार कर लिया। इस तरह अकबर के अधीन में सिवाना कब आया? 1575 में। और उसके बाद आगे सिवाना हाथ से चले जाने के बाद, वैसे संकटकालीन राजधानी मानते हैं सिवाना को, तो बाद में जैसलमेर की ओर रुख करते हैं चंद्रसेन। वो आगे हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो ये इतनी बातें थी सिवाना के दूसरे आक्रमण के समय। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि सिवाना पर दूसरे आक्रमण के दौरान, अभी हमने देखा था जब अकबर द्वारा भेजी गई सेना को असफलता के कारण वापस बुला लिया गया, तब चंद्रसेन को सिवाना में पकड़ने की कोशिश कर रहे किन स्थानीय जागीरदार और सरदारों ने जलाल खां से सहायता मेड़ता से मांगी थी। यानी वो मेड़ता के व्यक्ति थे। अभी हमने बात की थी सैयद अहमद के बारे में, सलाल खां के बारे में, वो तो किसके साथ थे? जलाल खां के साथ थे। और यहीं से मेड़ता से दो व्यक्ति और थे जिसका हमने जिक्र किया था, तो वो थे सरदार राम सिंह और सुल्तान सिंह, जिन्होंने सहायता मांगी थी किससे? जलाल खां से, कि चंद्रसेन के खिलाफ। उसके बाद आगे सिवाना पर दूसरे आक्रमण के अंतिम चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लंबे युद्ध के बाद संयुक्त सेना मुगल सेना द्वारा रसद आदि बंद कर दिए जाने के कारण सिवाना किले के सरदार ने मुगल सेनापति के पास संधि प्रस्ताव भेजा, जिससे यह किला अकबर के अधीनता में आ गया। जी बिल्कुल, ये कथन सही है। जलाल खां मारा गया था, शाहबाद के नेतृत्व में आगे सेना आई थी, आरबीएससी बुक के अनुसार। और सिवाना के पतन के बाद जितने बचे कुचे राठौड़ थे वो कहाँ चले गए? किपलोद के पहाड़ों में चले गए राव चंद्रसेन के पास, और वहां से छापामार युद्ध जारी रखा। तो ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य है। ध्यान में रखना है, ये सिवाना जब हाथ से चला गया तो जो राठौड़ जो बागडोर संभाली थी, यहाँ पता राठौड़ को और जो थे बाकी, वो संधि के बाद यहाँ से मुगलों के अधीन हो गया ये दुर्ग सिवाना। तो कहाँ चले गए? किपलोद की पहाड़ी क्षेत्र में चले गए थे। अब आगे राव चंद्रसेन अकबर के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे, तब पोखरण पर किस जैसलमेर के शासक ने आक्रमण किया तथा उस समय उसमें पोखरण में चंद्रसेन का किलेदार कौन था? यानी ये उस समय किया जब सिवाना पर आक्रमण चल रहा था, तो पोखरण जो चंद्रसेन के अधीन था और यहाँ पर चंद्रसेन का एक किलेदार था। लेकिन जब चंद्रसेन इधर व्यस्त था तो उसका फायदा उठाकर जो जैसलमेर का शासक था उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो वो कौन था आक्रमणकारी और चंद्रसेन का किलेदार कौन था? ये दोनों ही चीजें एक साथ मैंने रख दी है। तो वहां का शासक तो था जैसलमेर का हरराज, और जो चंद्रसेन था उनका किलेदार था आनंद राम। ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। तो यहाँ आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ संधि होगी और उस संधि के तहत पोखरण आखिर हरराज को दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, वो सब हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो जैसलमेर का शासक था हरराज, जिन्होंने आक्रमण किया, और जो चंद्रसेन का किलेदार था वो था आनंद राम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसलमेर के शासक हरराज और चंद्रसेन के किलेदार आनंद राम के मध्य 4 माह के भीषण युद्ध के बाद दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने के कारण आखिर क्या निर्णय लिया गया? आनंद राम ने बिना किसी शर्त के पोखरण दुर्ग को जैसलमेर को सौंप दिया। जी बिल्कुल नहीं। चंद्रसेन स्वयं आकर हरराज की अधीनता स्वीकार की। जी बिल्कुल नहीं, दोनों कथन गलत है। परस्पर भारी नुकसान के कारण किसी की हार जीत न हो सके, अंततः दोनों ने क्या करी? संधि करना तय किया। और संधि में क्या शर्त थी वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये देखिए, राव चंद्रसेन और जैसलमेर के मध्य हुई पोखरण के अनूठी संधि की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? संधि के अनुसार पोखरण जैसलमेर को सौंप दिया गया, जिसके एवज में जैसलमेर के शासक ने 1 लाख सभी व राव चंद्रसेन को रावल कर्जे के तौर पर दिए। बिल्कुल सही है। हरराज को जैसलमेर जो था शासक उसको पोखरण सौंप दिया गया, और एवज में क्या हुआ? 1 लाख सभी चंद्रसेन देने की बात तय हुई। चंद्रसेन को देने की शर्त यह थी कि जिस समय राव चंद्रसेन ये पैसा लौटा देंगे तो पोखरण उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। चंद्रसेन को इस समय धन की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण उन्हें यह संधि करनी स्वीकार की गई। देखिए, कथन अलग अलग है। 1 नंबर कथन ये है, 2 नंबर कथन ये है, 3 नंबर कथन ये है। तो 3 अलग अलग कथन है। संधि के तहत क्या हुआ? संधि के तहत यह हुआ कि पोखरण जो है वो जैसलमेर को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त यह थी कि अगर उसको सौंप दिया गया तो जैसलमेर वाले 1 लाख सभी राव चंद्रसेन को और जैसलमेर के राव कर्जे के तौर पर देंगे। लेकिन जिस समय राव ये पैसा लौटा दे तो पोखरण उसे वापस लौटा दिया जाएगा। ये बात थी। और अभी तो चंद्रसेन को धन की आवश्यकता थी, इस कारण ये संधि स्वीकार कर लेगी। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। तीनों ही कथन ये सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना की ख्यातों के अनुसार, किसकी ख्यातों के अनुसार? राजपूताना की ख्यातों के अनुसार पोखरण संधि के पश्चात मुगल सेना के विरुद्ध लगातार छापामार युद्ध जारी रखते हुए राव चंद्रसेन के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले अभियानों का सही भौगोलिक क्रम क्या था? ये सिरों में लगभग 1.5 वर्ष रहे थे, फिर डूंगरपुर गए थे, फिर कहते हैं बांसवाड़ा भी गए थे, उसके बाद सरवाड़ा, ये सरवाड़ नामक स्थान है मारवाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर ये आए थे। और यहाँ सरवाड़ क्षेत्र है, यहाँ इन्होंने लूटपाट की, बादशाही खजाने को
खूब लूटा और अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वे कहाँ दावा बोलने लगे? अजमेर। अजमेर में भी खूब दावे बोले और इसका विवरण भी हमें अकबरनामा में मिलता है। जो ये अजमेर वाला ये है कि इसके इलाके जो लूटा, ये अकबरनामा में भी लिखा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि 1580 में इन्होंने पुनः एक बार सेना इकट्ठी की तथा सुजात पर अधिकार कर लिया और वहीं पर पहाड़ी में अपना निवास कायम किया। और मारवाड़ के ख्यातों में लिखा है कि जिस समय राव चंद्रसेन सुजात पर अधिकार कर सारण के पर्वतों में रहने लगे, उस समय जो उदय सिंह थे और बेरसल थे, इनका ध्यान नहीं था। इसके कारण इन्होंने क्या किया कि चंद्रसेन ने बेरसल की जो जागीर थी वहां पर अधिकार कर लिया। परंतु आगे आसकर्ण थे, उन्होंने रोका, फिर बेरसल के पास लाने का आश्वासन दिया। आगे जो बातें होती है, फिर इनको जहर दे दिया जाता है। वो सारी बातें हम आगे प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। अभी देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि राव चंद्रसेन द्वारा अजमेर के इलाकों में लूट मार करने का विवरण मिलता है। इस घटना की पुष्टि किस ऐतिहासिक ग्रंथ में की गई? अभी मैंने बात की थी, बोली थी आपको, किसमें? अकबरनामा में। उसके बाद आगे देखते हैं। सन 1580 में राव चंद्रसेन ने एक बार पुनः सेना इकट्ठी करके मारवाड़ के किस परगने पर अधिकार कर लिया तथा पहाड़ों पर अपना निवास कायम किया था? अभी हमने बात की थी किस पर? सोजत पर इन्होंने पुनः आक्रमण कर लिया था। उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ ख्यातों के अनुसार ही जब राव चंद्रसेन, यहाँ देखिए, राव चंद्रसेन सोजत पर अधिकार करके सारण के पर्वतों में रहने लगे, तब मारवाड़ के किन राठौड़ सरदारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण चंद्रसेन उनमें से एक की जागीर पर आक्रमण कर दिया था? तो किन्होंने ध्यान नहीं दिया? तो ये थे राठौड़ बेरसल व उदय सिंह, इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन द्वारा राठौड़ बेरसल की जागीर पर आक्रमण करने के दौरान मार्ग में किस राठौड़ सरदार ने उन्हें रोक दिया तथा बेरसल को उनके पास लाने का आश्वासन दिया था? ये यही मूल कारण है, यहीं से कि जब उदय सिंह और बेरसल ने ध्यान नहीं दिया तो चंद्रसेन ने बेरसल की जागीर पर आक्रमण कर दिया, परंतु मार्ग में ही राठौड़ सरदार आस्कर ने उन्हें रोक दिया तथा बेरसल को उनके पास लाने का आश्वासन दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि बेरसल को आपके पास से ला दिया जाएगा, लेकिन आगे एक बेरसल ने यह शर्त रखी कि अगर राव चंद्रसेन स्वयं मेरे स्थान पर आकर भोजन ग्रहण करे तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर राव चंद्रसेन उनके स्थान पर भोजन करने के लिए चले गए तथा ख्यातों के अनुसार बेरसल के यहाँ से भोजन करके लौटने के पश्चात उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बेरसल ने क्या किया? विश्वासघात किया और चंद्रसेन को क्या दे दिया? विष दे दिया गया था। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा? किसने रोक दिया था और आश्वासन किसने दिया था? तो ये थे आस्करण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राठौड़ बेरसल ने राव चंद्रसेन की सेवा में उपस्थित होने के लिए आस्करण के मध्य से क्या अनूठी शर्त रखी थी कि चंद्रसेन स्वयं बेरसल के स्थान पर आकर भोजन ग्रहण करने चले जाए? तो यही शर्त थी और इस शर्त के तहत चंद्रसेन कहाँ चले गए? बेरसल के पास चले गए। आगे क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, एक क्वेश्चन बच गया। हाँ, यहाँ देखिए, मारवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी राव चंद्रसेन के स्वर्गवास के संदर्भ में ख्यातों के आधार पर इतिहासकार का क्या अनुमान है? ये है कि बेरसल के यहाँ भोजन करके लौटने के पश्चात ही उनका स्वर्गवास हुआ, जिसके अनुमान लगाया जाता है कि बेरसल ने विश्वासघात करके उन्हें क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो ये बातें थी प्रमुख इनके बारे में। अगली स्लाइड एक और देखते हैं। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजकुमार, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप। अब कुछ जो तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, क्या नाम है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। इसने जो चंद्रसेन से इसकी तुलना किससे की? प्रताप से। प्रताप से। और इन्होंने ही प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको? चंद्रसेन को। किसने? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। उसके अलावा चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों, जंगलों को प्राथमिकता दी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक छोटी सी और चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक छोटा सा क्रम है जो आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। देखिए, संघर्ष के दौरान सबसे पहले ये बदराजून, फिर सोजात, फिर सिवाना, फिर सारण, फिर संछाप। कैसे याद रखोगे? आपको इधर से करना है, ये लास्ट में यहाँ थे, आपको इधर से सह में ए है, फिर सारण में आ है, फिर ई है, फिर ओ है, वापिस ए। बदराजून को एक बार छोड़ देना है, बाकी आप देखोगे, देखो ए
आ ई ओ, यही क्रम चलता है। इसी क्रम से आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला ध्यान में रखना है कि ये था, लास्ट वाला आ है, लास्ट वाला ए है, फिर आ है, फिर ई है, फिर ओ है। एक भद्राचूर्ण आपको अलग से याद रखना है कि भद्राचूर्ण से कहाँ गए थे। ये क्रम आपको उल्टा जचा लेना है, एस से यहाँ से जचा लेना है, ए आ ई ओ। कैसे बनेगा भद्राचूर्ण, शुरू से आपको इतना ध्यान में रखना, भद्राचूर्ण, फिर ओ से सोजात, फिर ई से, इधर से देखो, इधर से आपको क्रम शुरू करना है कि लास्ट वाला ये था। ये देखो संचयाप, सारण, सिवाणा, सोजात, एक भद्राचूर्ण। उल्टा क्रम देखोगे याद रह जाएगा कि सबसे लास्ट वाला ये ऐसे शुरू है, फिर आ से, फिर ई से, फिर ओ से, फिर ये पहले वाला है, आपको वैसे याद रखना है। इस क्रम से आपको ये याद रह जाएगा कि हाँ ऐसे ये चला था। उसके बाद एक पेज और है जो इतिहासकारों ने इनके बारे में कही थी। ये बात आप इस पीडीएफ को रोक कर देख लेना कि भार्गव ने क्या कहा था, गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था, कितने वर्षों तक इनका शासनकाल रहा था, और ये जो एक कथन है ये किन के बारे में है। तो ये बातें आप थोड़ा रोक कर देख लेना। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो समय निकाल कर इसको देख लेना। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और निश्चित तौर से ही यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।